हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो आज हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में जो हमारे पार्ट्स हैं वो टोटल पार्ट्स हैं 22। ठीक, 22 पार्ट्स हैं और इसमें जिन्हें जिनमें हमें आर्टिकल डील करने होते हैं, जो हमें आर्टिकल डील करने हैं इन 22 पार्ट्स में, वो हैं 395। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा टारगेट है वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। और इसमें और ये जो आर्टिकल 1 से 4 है ये आता है पार्ट 1 के अंदर। यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने चैप्टर हैं इनको ऐसे समझते हैं। इसमें 22 चैप्टर हैं और इसके फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है इंडिया और उसके स्टेट्स के बारे में, कि किस प्रकार से इंडिया और उसके स्टेट्स एक तरीके से वर्क करते हैं साथ में, और कैसे इंडिया फंक्शनिंग में आया, किन लॉज के अंदर उसको ये अथॉरिटी है कि वो कैसे अपने स्टेट्स को बढ़ा सकता है या छोटा कर सकता है, उनके नाम चेंज कर सकता है। ये हम इस टॉपिक के अंदर आज देखने को हमें मिलेगा। ठीक, तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 22 पार्ट्स में पहला पार्ट हमारा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और उसके अंदर जो हमें आर्टिकल पढ़ने हैं वो आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक। तो पहले आर्टिकल का नाम है, मतलब जो पहला आर्टिकल हमको डील करना है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि नेम और टेरिटरी के बारे में। ठीक है, कि जो कि नेम अब किसका पढ़ेंगे, जो हमारे कंट्री का नाम। ठीक है, यानी कि हमारे कंट्री का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया था। अब इसको लेके वहाँ दो आइडियाज थे। कितने आइडियाज थे? टू आइडियाज वहाँ आए। एक जो बेंच थी उनका मानना था कि भारत रखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें जो इंडिया वर्ड हमें रखा गया है उसमें एक बेंच का नाम माना यह था कि इंडिया की जगह नाम क्या रखा जाए, भारत रखा जाए। और दूसरा दूसरा ये कहते थे कि भारत नाम क्या रखा जाए, इंडिया ही रखा जाए। तो इन दोनों को कंक्लूड करते हुए जो हमारे मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बोला इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने क्या बोला? इंडिया दैट इज भारत। यानी कि दोनों उन्होंने क्या कर लिए, नाम अपने रख लिए, जो हमको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, ये इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, ये रख दिया। ठीक है, और उन्होंने इसको डिस्क्राइब कैसे किया? उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, अब यूनियन ऑफ स्टेट होगा, नॉट अ फेडरेशन। अब देखिए, जब हम हिंदी की तरफ जाते हैं तो फेडरेशन और यूनियन, इन दोनों का मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ। संघ होता है। अब तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्टेट या किसी कंट्री में स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से। ठीक है, पहला है कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल, दूसरा है फेडरेशन, फेडरल या फेडरेशन, तीसरा है आपका यूनियन। अब जो इंडिया में है वो है यूनियन, यानी कि यूनियन, इंडिया क्या है? एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन ये फेडरेशन एंड कॉन्फेडरल क्या होता है? अब देखिए, कॉन्फेडरल का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है फेडरल। अब कॉन्फेडरल क्या होता है? कॉन्फेडरल में हम देखते हैं कि मान लो कि ये देश है। ठीक है, इसमें क्या है? छोटे छोटे स्टेट्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है? छोटे छोटे स्टेट है। अब ये छोटे छोटे स्टेट्स मिलके क्या करेंगे, एक कंट्री का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी कि इन छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक सहमति लेके आएंगे कि भाई हम सब मिलके, हम अपनी सारी पावर लगा के क्या करते हैं, एक एज अ होल अपनी एक कंट्री का नाम दे देते हैं। इसको बोला जाता है कॉन्फेडरल, और ये बहुत वीक होती है। एक भी अगर फेडरल, जो भी एक भी यूनिट इस फेडरल की अगर बाहर होती है तो क्या हो जाता है, पूरा कंट्री ही क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाती है। मतलब एकदम से उसका जो भी लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है। और इसी का थोड़ा मॉडर्नाइज रूल है फेडरेशन। अब फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन हमें देखने को मिलती है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, अब जैसे वहाँ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। अब इन 50 स्टेट्स का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना अलग फ्लैग होगा, अपना अलग सब कुछ अपना अपना होगा, लेकिन एज अ होल ये अपने आप को क्या मानते हैं, कंट्री मानते हैं। तो इसको बोला जाता है फेडरेशन। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया क्या करता है, कंट्री से स्टेट्स को बनाता है। यानी कि यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी अलग स्टेट्स के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। एक टाइम पे कश्मीर के पास था, लेकिन अब वो भी यूनियन टेरिटरी के अंदर आ गया, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया इज ए यूनियन, यानी कि यहाँ स्टेट्स हैं
कंट्री है इस वजह से स्टेट है, यहाँ ऐसा नहीं है कि स्टेट्स की वजह से कंट्री है, यहाँ कंट्री है इसलिए स्टेट है। इसलिए इंडिया को क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। और इन स्टेट्स को कोई भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि रिसीड कर सके, यानी कि कंट्री से क्या हो सके, टुकड़े की तरफ बाहर जा सकते हैं, ऐसा इनको लॉ परमिट नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये इंडिया से अलग नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यूनियन को क्यों बोला गया है, यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट कैन बी अल्टर्ड, ठीक है। यानी कि जो हमारा यूनियन है उसको तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन जो उसके अंडर के स्टेट हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से चेंज अपने हिसाब से उस पर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, पहली चीज उसके नेम के बारे में हमने पढ़ा कि इंडिया और भारत को किस तरीके से, इंडिया दैट इज भारत करके हमने क्या लिया, अडॉप्ट किया। उसके बाद हमने बोला कि जो इंडिया होगा वो यूनियन यूनियन होगा, ना कि फेडरेशन होगा, ठीक है। और उस पर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने बोली, उसने बोला कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो किस प्रकार से इंडिया के अंदर आएगी। तो इस अब आर्टिकल 1 में डायरेक्टली ये नहीं बोला गया है कि जैसे आप मान लीजिए उत्तराखंड आर्टिकल 1 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कि मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाके आर्टिकल 1 खोलें तो वहाँ मेंशन हमें उत्तराखंड नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही सारे स्टेट भी अगर हम देखने को जाएंगे तो आर्टिकल 1 में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो आर्टिकल 1 ने एक डायरेक्शन दे दिया कि अगर किसी भी स्टेट को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अगर जानना है तो वो शेड्यूल फर्स्ट को जाके देखें। किसको देखें, शेड्यूल फर्स्ट में सबके जो स्टेट्स हैं उनका नाम मेंशन है, और वहाँ जाके वो देख सकते हैं कि वो इंडिया का पार्ट है। तो इस वजह से आर्टिकल 1 में एक सब पार्ट डाल के क्या कर दिया, शेड्यूल 1 में हमने ये मेंशन कर दिया कि सारे स्टेट हमें वहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हमें ये देखने को मिली, ठीक। तो अभी करंट में हमारे पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 1 में क्या क्या देखा, एक तो नेम के बारे में देखा, दूसरा उसको यूनियन बोला, और तीसरा हमने देखा कि किस तरीके से शेड्यूल 1 का यूज़ करके हम सारे स्टेट को उसमें एम्पैथाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 2 किस बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका जो की आइडिया आर्टिकल 2 का, वो कहता है कि पार्लियामेंट कैन ऐड अ न्यू स्टेट। अब जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है ये दोनों थोड़े से सिमिलर है, लेकिन जो आर्टिकल 2 है वो एक्चुअली एक्चुअली आर्टिकल 1 में एक चीज़ और रहेगी। आर्टिकल 1 में पहला हमने नेम पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से यूनियन है, तीसरा तीन चीज़ें उसमें हमें देखने को मिली, एक तो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और एनी टेरिटरी एक्वायर इन फ्यूचर। यानी कि तीसरा जो पहलू उसने छोड़ा कि अगर इंडिया, अभी तो जैसे हमने माना कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन इन फ्यूचर मान लो कि पाकिस्तान से हमारा वॉर होता है और पाकिस्तान को हम एक्वायर कर लेते हैं, तो बाद में जो वो टेरिटरी है पाकिस्तान की पूरी, वो भी किसके अंडर आ जाएगी, इंडिया के अंदर आ जाएगी। तो ये वर्ड जो मेकर थे उन्होंने इसके लिए भी क्या दिया आर्टिकल 1 में, क्या दिया है, स्पेस दिया हुआ है पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 2 इसी से डील करता है कि हम किसी फॉरेनर जो लैंड है उसको जब एक्वायर करेंगे तो वो किसके तहत करेंगे, आर्टिकल 2 के तहत करेंगे, ठीक है। उसको हम किस, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू अ यूनियन और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 2 के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक नया स्टेट अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक्चुअली जो आर्टिकल 2 है वो मेनली फोकस करता है फॉरेनर लैंड्स में, जैसे कि बांग्लादेश की कोई लैंड है, या मान लो नेपाल का या तिब्बत का, या मतलब आउट ऑफ द इंडियन बाउंड्री जो भी हम लैंड एक्वायर करेंगे वो किसके अंडर होगा, आर्टिकल 2 के अंदर होगा। और इंडिया, विद इन द इंडिया भी, इसका एक एग्जाम्पल है हमारा सिक्किम स्टेट, ठीक है। अब सिक्किम में क्या हुआ था, अ, सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है। उसके ऊपर तिब्बत है, ये मान लो सिक्किम है, ये इसके ऊपर तिब्बत है और ये चाइना है। तो चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे क्या कर लिया था, इन्वेड कर लिया था 1962 में, या इस तरीके से कुछ, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन इसी एरा में क्या कर लिया था, आपका तिब्बत को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो जो सिक्किम वाले थे उनको बड़ा डर लग गया, एक तो सिक्किम छोटा सा आपका स्टेट है तो उसको डर लगा। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से हेल्प मांगी, हेल्प क्या करी, सीख करी कि हम आप में क्या होना चाहते हैं, इंक्लूड होना चाहते हैं। तो इंडिया ने कहा ठीक है, हम वैसे भी इंडिया का हमेशा से रहा वसुधैव कुटुम्बकम
अपना उसका एक मोटो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, ठीक है, लेकिन ऐसे वो इंक्लूड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। कौन से आर्टिकल में? सेकंड वाले आर्टिकल में। अपने कौन से आर्टिकल में किया? सेकंड आर्टिकल में उन्होंने क्या किया, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, ठीक है, 1974 में किया। और इसको बोला 2A, आर्टिकल 2 के अंदर ही कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 2A, और इसमें बोला कि अभी आप कह रहिए कोई स्टेट के जैसे रहिए, अभी फुल्ली उसको क्या नहीं दिया, स्टेट का दर्जा नहीं दिया। 1974 में उसको बोला कि को स्टेट के दर्जे, जैसे हम किसी के वहाँ रहने जाते हैं तो हमको लगता है एक आध हफ्ता या एक आध महीना वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उससे अक्लेमेटाइज होने में और वहाँ के लोगों से जुड़ने में हमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी का एक वो रखते हुए 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, लेके आए, और उसमें बोला कि आप कोई स्टेट के जैसे रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है इंडिया का प्रोसीजर, आपको पसंद आता है किस तरीके से हमारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप रहिए, अदरवाइज फिर जैसा आपको अच्छा लगे। तो फिर सिक्किम कोई स्टेट बन के आया आर्टिकल 2A के अंदर, और फिर उसके बाद एक साल में ही 36 अमेंडमेंट लेके आए, और 1975 में फुल फ्लैश तरीके से सिक्किम क्या बन गया, इंडिया का एक स्टेट बन गया, वो भी 22nd स्टेट इंडिया का बन गया। ठीक है, इस तरीके से सिक्किम क्या हुआ था, इंडिया पे आया था, और कौन सा यूज़ करके, आर्टिकल 2 यूज़ करके। और ऐसे ही फिर गोवा, जहाँ पुर्तगीज था, और पुदुचेरी में भी जो फॉरेनर रूलर थे उनका वो था, उसके बाद वो स्टेट हुड उनको 1987 में मिल गया था। इस तरीके से ये हमारे इंडिया में आए थे। तो आर्टिकल 2 जो करता है कि हम नया स्टेट ऐड कर सकते हैं कहीं भी, कैसे भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो और ये मेनली किस पे फोकस होता है, फॉरेन लैंड पे फोकस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम आर्टिकल 3 के बारे में। अब आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। देखिए ये क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज, नेम्स एंड क्रिएट न्यू स्टेट्स। अब देखिए आर्टिकल 2 जिस तरीके से फॉरेन लैंड के बारे में डील करता था, आर्टिकल 3 जो डील करता है वो डील करता है हमारी जो इंटरनल आपके क्या हैं, स्टेट्स हैं। मान लीजिए अभी हमारे कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इन्हीं 28 को मिला के या इन 28 स्टेट्स को तोड़ के 29 या 30 भी कर सकती है, और उन्हीं को जोड़ के 27 और 26 भी कर सकती है। ठीक है, और वही हिसाब किसके साथ भी है, यूटीज के साथ भी है। यूटीज के साथ भी सेम प्रोसीजर किया जा सकता है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, और अब स्टेट फॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है। आप देखिए, सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, जैसे यूपी का कोई पार्ट छोड़ के जैसे उत्तराखंड बना, तो वो कर सकते हैं। मर्जिंग टू और मोर स्टेट, दो या दो से अधिक राज्य आपके जो हैं उनको एक बना के वो कर सकते हैं। ठीक है, और दो पार्ट्स, जैसे आप मान के चलेगी एक पार्ट हमने यूपी से उठाया, दूसरा पार्ट हमने दिल्ली से उठाया, और दोनों पार्ट मिला के एक नया स्टेट बना दिया, वो भी वो कर सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं एरिया, डिक्रीज कर सकते हैं, बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं, और नाम भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश पहले सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। तो इस तरीके से वो अपना क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब किस प्रोसीजर क्या होता है इसका, एक स्टेट का आपका क्या करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए, वो भी इसमें बताया गया। ठीक है, सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, और इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। लेकिन ये प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो ना के बराबर होता है। वो खाली मतलब इन्फॉर्म किया जाता है प्रेसिडेंट को कि हम इसका नाम बदलने जा रहे हैं, इसकी बाउंड्री कुछ अल्टर करने जा रहे हैं, नए स्टेट फॉर्म करने जा रहे हैं, तो हम एक एज अ ऑफिस है तो वहाँ एक लेटर भेज देंगे इन्फॉर्म करने के लिए कि हम ये करने जा रहे हैं। और प्रेसिडेंट बाउंड होता है कि उसको करना देना पड़ता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट फिर अगला जो स्टेप है वो है प्रेसिडेंट रिफर बिल टू कंसर्न स्टेट एंड लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट वो स्टेट को बताएगा कि भाई आपके स्टेट के साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, इसको अलग करने वाला है, या इसकी बाउंड्री जो भी स्टेट के साथ होने वाला है वो हमें करने वाला है। ठीक है तो स्टेट अपना ओपिनियन देता है, अगर स्टेट को अच्छा लगा, जैसे मान के चलो कि वो नीचे आंध्रा वाला रीजन ले लेते हैं। ठीक है, आंध्रा पे हमने क्या किया था, मानो कि तेलंगाना जब अलग हुआ था तो भेजा, बिल भेजा, मतलब क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ने इन्फॉर्म किया तेलंगाना असेंबली को कि ऐसा ऐसा आपके साथ होने वाला है। तो अब वो अपोज करें या उसका समर्थन करें तो वो डिपेंड नहीं करता, स्टेट का ओपिनियन
वो लेंगे ज़रूर वो, बट वो डिपेंड नहीं करता है पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट को जो करना है, मतलब अगर उसको अलग करना है तो अलग, वो उनका क्या है, सोल उनकी पावर है, ठीक है। बस ओपिनियन उनका क्या नहीं होता है, मैटर नहीं करता है, ठीक है। ओपिनियन देता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एनी स्टेट ओपिनियन, यहाँ साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट का ओपिनियन क्या है, कि हमें नहीं अलग होना है या हमें अलग अलग होना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे अगर नाम चेंज करना है, बाउंड्री अल्टर करनी है, या नया स्टेट बनाना है, या नए स्टेट बने हुए स्टेट को फिर से बड़ा करना है, तो स्टेट का ओपिनियन उसके लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास क्या होती है, अल्टीमेट पावर होती है। स्टेट कंसेंट इज नॉन मैंडेटरी, ओनली ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, खाली उसका ओपिनियन हाँ है ना है मैटर भी नहीं करता, बस एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि भाई ये स्टेट ऐसा कह रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है, क्रिएशन ऑफ क्या हो जाता है, स्टेट इस तरीके से नया फुल्ली क्या हो जाता है आपका, किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में। अब इसमें जो मेजोरिटी भी होती है वो सिंपल मेजोरिटी होती है, 50% में आपको क्या होता है, मेजोरिटी में आपका जो वोटिंग होता है उस पर क्या हो जाता है, स्टेट फॉर्मेशन आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ हुआ था, एमपी से अलग हो गया, छत्तीसगढ़ को बनाया था। उत्तराखंड को यूपी से अलग करके बनाया गया था, झारखंड को बिहार से, और तेलंगाना का हम देख चुके हैं कि किसे आंध्र से अलग होकर इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे, ठीक है। आर्टिकल 4 कहता है जो आर्टिकल 2 और 3 है वो बाहर होंगे उस अमेंडमेंट एक्ट से, यानी कि 368 जो आर्टिकल हमारा, जिसके तहत हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, वो इससे क्या है, बाहर है, ठीक है। वो इससे क्या है, आपके बाहर है, ठीक है। वो क्या कहता है, लॉ अंडर आर्टिकल 22 में इंक्लूड अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक, अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा। अब देखिए, अगर आप आर्टिकल 2 और 3 में क्या कर रहे हैं, कुछ भी क्या कर रहे हैं, अल्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा सिक्किम को जब हम अपने अंडर लेके आए थे, तो आर्टिकल 2A करके हमने अमेंड किया था, तो अमेंडमेंट हमने किया था तब जाके क्या आया था, सिक्किम हमारे अंडर आया था, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 2 दोनों क्या होंगे, आपके क्या होंगे, उससे इफेक्ट करेगा इन दोनों पे, क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट पे स्टेट लिस्ट हमको देखने को मिलती है, और शेड्यूल 4 पे जो विधानसभा की सीटें होती है उसका उसमें डिटेल दिया गया है, तो वो दोनों क्या होता है आपका यहाँ पर अल्टर्ड होते हैं, ठीक है। ये इसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद और ये लो सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि 50% ये आपका देखने को मिलता है, और आर्टिकल 368 के अंडर ये नहीं आते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट का इस पर कोई भी रोल नहीं होता है, या जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी बिल है तो उस पर प्रेसिडेंट का जो सिग्नेचर होता है वो बिल्कुल वैलिड होता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट अब 368 से ही बाहर अगर उसको रख दिया है तो फिर प्रेसिडेंट का कंसर्न इतना मैटर यहाँ पे नहीं करता है, बस उसको क्या कर दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके स्टेट के साथ, हम इस स्टेट के साथ ये करने वाले हैं, ठीक है। तो और उसके बाद फिर जो प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर होती है यहाँ पर, कि वो किसी भी स्टेट के साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 हमने आर्टिकल देख लिए। अगर एक क्विक व्यू में अगर हम देखें तो आर्टिकल 1 हमारा जो था वो नेम से डील करता था, किससे डील करता था, नेम से। और आर्टिकल 2 फॉरेन लैंड से, 3 जो हम अल्टरेशन कर सकते हैं, और 4 कहता है कि जो 368 आर्टिकल है उनसे ये क्या रहता है, बाहर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। और यहाँ पे एक क्विक व्यू करके एक टेबल है जिससे हमको याद करने में काफ़ी इजी रहेगा, एक बार देख लेते हैं सभी। तो आर्टिकल फर्स्ट में नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 2 में एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट एंड एक्सटर्नल स्टेट ऑल्सो, फॉरेन लैंड के बारे में जो हमने बात करी। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट, चेंज बाउंड्रीज एंड नेम्स, कुछ भी कर सकता है। सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं 368 वाला, और सिंपल मेजोरिटी है सफिशिएंट 50% इसमें जो हम देख के आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 to 4 जो हमारा आर्टिकल्स हैं वो हम सारे डिस्कस यहाँ पे हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट हमारा किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम ये मैप देख रहे हैं ये है प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया बिफोर 90। अब यहाँ पे आपको जो ये रेड रेड कलर में दिख रहे हैं ये है प्रिंसली स्टेट, और ये कितने थे, 552। कितने थे टोटल, 552 प्रिंसली स्टेट थे कब, 1947 में। और जो ये येलो येलो हमको देखने को मिल रहे हैं ये है ब्रिटिश इंडिया, जहाँ क्या था, ब्रिटिश अपना क्या चलाती थी, रूल चलाती थी, ठीक है। तो अब जब हमारा इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट उसको मिल गई, ठीक है।
तो क्या हुआ, बहुत सारे, अब जब पार्टीशन हुआ तो आधे पाकिस्तान चले गए, आधे आपका बांग्लादेश वाले रीजन पे जो ईस्ट पाकिस्तान था उधर चले गए, तो बहुत केओस हुआ। तो उस समय बहुत सारे राज्यों ने या बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एक आवाज़ उठाई कि हमें अपना स्टेटहुड दो। और वो स्टेटहुड मांगा लिंग्विस्टिक मैनर पे, यानी कि भाषा, जहाँ जो भाषा, जैसे मराठी लोगों ने महाराष्ट्र मांगा, उड़िया ने उड़ीसा, नीचे तमिल, तमिल में तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, ये सब मतलब गुजरात में गुजराती, ये इस तरीके की एक डिमांड आई। तो अब जब जो वहाँ पे हमारी सरकार थी उसने क्या किया, कुछ कमीशंस वहाँ पे क्या बिठाए, ठीक है। अब कमीशन बिठाए तो उन कमीशन का काम क्या था कि ये देखना था कि इंडिया का जो अभी जिस सिनेरियो पे इंडिया है 1947 में, उस समय पे ये अच्छा है कि बुरा, कि लिंग्विस्टिक मैनर पे या किसी भी मैनर पे क्या किया जाए, देश में जो राज्य हैं उनको अलग किया जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली जो कमीशन हमारी बनी वो कौन सी बनी, धर कमीशन, ठीक है। एसके धर कमीशन इसको बोला जाता है, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आपके जज थे, ठीक है। तो ऑफिशियल नेम था लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन इसका। चेयरमैन थे एस के धर। ईयर था 1948 में इसको बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज ए स्टोर्ड लिंग्विस्टिक बेसिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि किस बिहाफ पे, लिंग्विस्टिक बेस पे क्या करना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमको करना था, ठीक है। मेजर डिमांड जो थी तेलुगु, कन्नड़ और मराठी स्पीकिंग आपके कहाँ से थी, प्रोविंसेस से थी। अब इसको एग्जाम करने के लिए धर कमीशन बनाएगी जून 1948 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनको एग्जामिन करना था कि लिंग्विस्टिक बेस पे बनाना है कि नहीं बनाना है, और फिर उस लिंग्विस्टिक बेस पे रिसर्च करके उनको रीऑर्गेनाइजेशन भी करना है कि कितनी बाउंड्री कहाँ जाएगी, कैसे स्टेट बनेगा। और फिर इन्होंने ये सब मैनर रैनर किया, जो भी इन्होंने अपना एग्जामिनेशन लिया। उसके बाद एक रिकमेंडेशन दी किसको, सरकार को। इन्होंने सीधे सीधे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेस पे कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने रिकमेंड किया कि अगर आपको स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना ही है तो आप इन पॉइंट्स पे करिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आपको कहाँ हो रहा है, जियोग्राफिकल उसका एरिया कैसा है, क्या है, इकोनॉमिक वायबिलिटी उसकी कितनी है आपकी गवर्नमेंट में, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का उस स्टेट के प्रति कैसा रहेगा, और नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी क्या इफेक्ट कर रही है, उस हिसाब से आप क्या कीजिए, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि लैंग्वेज क्या नहीं होना चाहिए, एक प्रकार का बेसिस नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट को स्टेटहुड देने के लिए, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध भी हुआ कि अब जो स्टेट यहाँ पे थे, जैसे तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी वाले, इन्होंने फिर इस कमीशन का क्या काफ़ी ज़्यादा क्या किया, अपोज किया कि ऐसे कैसे, इस वजह से। तो उसके की आर्ग्यूमेंट भी थे कि नेशनल यूनिटी, ये मतलब उन्होंने कहा कि ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्या हुई, स्ट्रांगली अपोज हुई। और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या हुई, धर कमीशन आपकी क्या हुई, अपोज हुई। अब उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर से एक और कमेटी बनाई, जेवीपी कमेटी, ठीक है। अब जेवीपी कमेटी क्या थी, अब जैसे धरक कमीशन ने लिंग्विस्टिक मैनर पे मना कर दिया था, तो इसको फिर उसका अपोज हुआ साउथ में काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से साउथ में क्या हुआ आपका, बहुत ज़्यादा इसका अपोज हुआ। उसमें जो एक पुट्टी सीतामुलू थे, सीतारामुलू थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी कि आप लिंग्विस्टिक मैनर पे क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, स्टेट हुड हमको देंगे। तो इन्होंने 56 डेज की कर दी, हंगर स्ट्राइक कर दी। और इस हंगर स्ट्राइक में क्या हो गए, डेड हो गए, यानी कि इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो ये जो इनकी डेथ हुई, वो भी हंगर स्ट्राइक करने के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा आउटरीच पैदा किया इसने साउथ में और लोगों के बीच, ठीक है। तो इसी को काउंटर अटैक करने के लिए जेवीपी कमेटी बनाई। अब जेवीपी कमेटी क्या थी, जेवीपी में थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता माया, ठीक है। इन लोगों की एक क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई। अब इस कमेटी का काम क्या था, इस कमेटी का काम भी वही था कि लिंग्विस्टिक मैनर पे क्या कहते हैं कि स्टेटहुड दिया जाए या ना दिया जाए, इस पे ही इनको क्या करना था, धर कमीशन के रिकमेंडेशन पे भी इनको काम करना था। और लिंग्विस्टिक मैनर पे राज्य बनाया जाए ना बना जाए, इस पे भी इनको क्या करना था, काम करना था, ठीक है। अब देखिए, तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि धर कमीशन रिजेक्ट कर लिया लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, तो कांग्रेस ने क्या फॉर्म की, जेवीपी कमेटी फॉर्म की, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई ना, 19 आपका जो ये मैप था, ये था 1947
7 का लेके, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रेसिडेंसीज किस तरीके से हमारी लगी हुई है, और उसमें एसके धर कमेटी हमने बनाई थी। फिर उसी साल हमने जीबीपी कमेटी भी बनानी पड़ी लिंग्विस्टिक बेस पे, ठीक है। तो जीबीपी कमेटी हमने बनाई, ठीक है। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इन्होंने रिकमेंड क्या किया, इन्होंने भी एग्जामिन किया होगा कैसे क्या होगा किस वजह से होगा। अब इनका रिकमेंडेशन क्या था, द कमेटी डिड नॉट सपोर्ट इमीडिएट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने वर्ड जोड़ दिया क्या, इमीडिएट। अब जैसे हमने बोला ना अभी कि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे, लेकिन अभी नहीं बैठे, ये 48 की ही बात चल रही है, 48, 47, 49, 50 इस दौरान की बात चली कि इमीडिएट मैनर पे हम क्या नहीं करेंगे, आपका स्टेटहुड आपको नहीं देंगे, ठीक है। स्टेट शुड नॉट बी प्योरली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, प्योरली लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं देगा, जबकि उनकी और प्रायोरिटी क्या कहेगी, नेचुरल यूनिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उस स्टेट में होना चाहिए। However, it accepted by public demand could be considered in future, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा बहुत क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया गया। बट वही, द कमेटी एक्नॉलेज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ आंध्रा स्टेट तेलुगु स्पीकिंग पीपल, लेकिन फिर से जेवीपी कमेटी को भी साउथ से जो आंध्रा स्टेट है उसको स्टेटहुड देने का क्या मिल गया, लिंग्विस्टिक मैनर पे क्या मिल आ गया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। दिस लेटर लेड टू क्रिएशन 53 दैट ऑफ पोटी सीताराम। अब देखिए 1953 में जेवीपी कमेटी अपना रिकमेंडेशन दे चुकी है, लेकिन अब पोटी सीरामालू क्या हो चुके हैं, आपकी हंगर स्ट्राइक पे बैठ के उनकी 56 डेज के बाद क्या हो गया है, आपकी क्या होगी, डेथ हो गई है, ठीक है। क्या होगी, डेथ हो गई है। तो अब जैसे इनकी डेथ हुई तो बहुत बड़ा आउटरीच साउथ में क्या हुआ, बर्स्ट हुआ, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, 1951 में हमारा 1950 में हमारा क्या हो गया था, संविधान भी लागू हो गया था। और संविधान में एक गलती नहीं, मतलब जो उसमें बांटा था, ए, बी, सी और डी, इन 3 भागों में इंडिया को बांटा था, ठीक है। इन 3 भागों में क्या कहता है, इंडिया को बांटा था। ए में आता था ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जहाँ जहाँ क्या है ब्रिटिशर्स का रूल था, उसको ब्रिटिश इंडिया बोल, मतलब ए पार्ट बोल दिया। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट जितने भी हमारे थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, जूनागढ़, ये वाले इलाके कहाँ डाल दिए, प्रिंसली स्टेट में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद आ गया कमिश्नरी। अब कमिश्नरी जैसे जहाँ अंग्रेज डायरेक्टली अपना क्या करते थे, रूल करते थे, जैसे कि कुमाऊं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो एक पार्ट में क्या कर दिया, सी पार्ट में कमिश्नरी को डाल दिया, और डी पार्ट में यूटी आ गई, यूनियन टेरिटरीज आ गई, जो कि डायरेक्टली कौन कंट्रोल करेगा, आपका सेंट्रल कंट्रोल करेगा। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये आ गया, और जीबीपी कमेटी ने अपनी क्या कर दी है, जीबीपी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, लेकिन उस रिकमेंडेशन का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अपोज हुआ है कहाँ, साउथ में, जिसकी वजह से पोटाराम ने पोटी श्री राम आलू की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, जिससे बहुत बड़ा आउटरीच क्या हो गया, बर्स्ट हो गया है कहाँ, साउथ में। तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू को क्या करना पड़ा, इमीडिएटली 1953 में फर्स्ट पार्टीशन करना पड़ा, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा लिंग्विस्टिक मैनर पे, और बना दिया किसको, आंध्र प्रदेश को। किसको बनाया, आंध्र प्रदेश को। कब, 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी से इसको हटा के क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश एक देश बनाया गया, देश सॉरी, एक स्टेट, उसको स्टेटहुड का क्या दिया गया, टाइटल दिया गया, किस बेस पे, लिंग्विस्टिक मैनर पे, ठीक है। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक मैनर पे स्टेटहुड उसको दे दिया जवाहरलाल नेहरू ने, आफ्टर द डेथ ऑफ पोटी श्री राम आलू की, तो इस वजह से क्या हुआ, अब और स्टेट भी क्या करने लगे, बहुत हैवीली क्या करने लगे, अपना डिमांड करने लगे कि हमको भी स्टेटहुड दो लिंग्विस्टिक मैनर पे, हमको भी। तो अब इसको ओवरकम करने के लिए फिर से एक आपका क्या बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, एसआरसी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके चेयरमैन थे फजल अली, और इसको नॉर्मली फजल अली कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके मेंबर थे एम के पनिक्कर और एच एन खुंजरू, चेयरमैन अल फजी, और मेंबर, 2 मेंबर और थे उसके, कौन, के एम पनिकर और एच एन खुंजरू, ठीक है। इसको अपॉइंट किया था, इस कमीशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अपॉइंटमेंट ईयर 53 था, रिपोर्ट सबमिशन इन्होंने करी थी 1955 में, एक्चुअली 1956 तक ही फिर चली जाती है, ठीक है। यानी कि जो एक्शन उस पर हुआ रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो 1956 में आया, ठीक है।
बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं, वही वैसे डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्रिएशन ऑन आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद अदर स्टेट ने भी ये किया। गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटेड, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एसआरसी को आपका फिर से क्या किया, रीऑर्गेनाइज करा। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, वही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, किस तरीके से जो एबीसी पार्ट में इंडिया को तोड़ रखा था, अब इसके अंदर कैसे आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करोगे और न्यू बाउंड्रीज स्टेट को कैसे स्टैब्लिश करना है। अब ये सब एग्जामिन करने के बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दी, ठीक है। पहले रिकमेंडेशन उनकी थी कि लिंग्विस्टिक बेस क्या कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे फजल अली कमीशन ने क्या किया, अपना जो फर्स्ट पहले से आवाज उठती आ रही थी कि लिंग्विस्टिक मैनर पे आप हमको क्या दो, स्टेटहुड दो, तो वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो सोल बेस नहीं होगा, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी क्राइटेरिया हैं जिसको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज शुड बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि लोकली जो लैंग्वेज बोली जाती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब बोली जाए, मतलब एक रिकग्नाइज्ड आपकी क्या हो, लैंग्वेज हो, ठीक है। और लेकिन उसके साथ कंसिडर क्या किया जाएगा, वही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक स्टेट वायबिलिटी और नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इनके सजेशन देने के बाद हमको क्या मिले, 16, इन्होंने जो सजेस्ट किया था कि 16 स्टेट आप बना दीजिए और 3 यूनियन टेरिटरीज आप बना दीजिए, ठीक है। जो इन्होंने प्रपोज्ड आपके क्या दिए थे, स्टेट दिए थे, उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये है, और प्रपोज यूनियन टेरिटरी इस तरीके से हमको देखने को मिलती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही इनकी रिपोर्ट आई तो गवर्नमेंट को अच्छी लगी, गवर्नमेंट ने हटा दी, और इस तरीके से हमको क्या में देखने को मिल गया 1956 में। इस तरीके से हमारे फिर सारे स्टेट क्या हो गए, स्टेट रूल उनको मिल गया, ठीक है। देखिए, अबॉलिशन ऑफ ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो हमने एबीसी वाला एबी सिस्टम देखा था, इसको क्या कर दिया गया, अबॉलिशन कर दिया गया। ये देखिए, पार्ट एबीसी टेरिटरीज, इनको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, और उसको हटा के हमारा क्या आ गया, एक नया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया, जिसकी मेजर चेंजेस थे, इंडिया रिकॉग्नाइज इनटू 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी, बाउंड्रीज मेनली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से 1956 में हमारे पास कितने स्टेट थे, 14 स्टेट थे, और 6 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास थे, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या देखने को मिला कि किस किस कमीशन ने किस तरीके से इंडिया में स्टेट हमको देखने को मिला। या अगर हम देखें तो इसमें 1950 में 14 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ये टेबल है। टेबल देखने से पहले हम एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो है पंजाब के बारे में, ठीक है। पंजाब में जो वर्ड आपने एक्चुअली देखा होगा, पेप्सू, आपने सुना होगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी पॉलिटी के बारे में पढ़ा है तो पेप्सू आपने सुना होगा। पेप्सू का फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। क्या ना फुल फॉर्म है इसका, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। अब 1966 में डिमांड उठी कि पंजाब भी एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको भी क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो इसके लिए एक शाह कमीशन बिठाई गई। कौन सी कमीशन, शाह कमीशन बिठाई गई, ठीक है। और शाह कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। क्या रिकमेंडेशन दी शाह कमीशन ने, कि जो हिमालयन इलाका है, इस इलाके का हिमालयन इलाका है, उससे अलग करके आप क्या बना दो, हिमाचल प्रदेश बना दो। और जहाँ हिंदी बोली जाती है उसको कौन सा स्टेट बना दो, हरियाणा बना दो। जहाँ पंजाबी बोली जाती है उसको बना दो आप पंजाब। और इनके बीच में कॉमन एरिया है, उसको बना दो आप यूटी, और जिसका नाम है चंडीगढ़, ठीक है। उसको क्या बना दो, चंडीगढ़। तो इस प्रकार से पेप्सू से ये 4 स्टेट किस तरीके से बने, वो हमने यहाँ पे किसके अंदर, शाह कमीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इन सारे कमीशन के साथ हमें एक शाह कमीशन को भी क्या करना है, याद रखना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो कंपैरिजन देखने मिलता है सारे कमीशंस का, वो एक यहाँ पे शॉर्ट अगर आपको याद करने में हमको क्या मिलती है, ईजी होता है। तो वो देख सकते हैं कि कब ईयर कब कब कौन फॉर्मेशन हुआ, 1948, 1948, 1953, फजल अली जीबीपी और धर कमीशन का है ऑफिशियल नेम, लिंग्विस्टिक वाला जीबीपी कमेटी, स्टेट एसआरसी, चेयरमैन एसके धर। उसमें जीबीपी में कोई चेयरमैन नहीं था, वो 3 लोगों की थी, और इसमें फजल अली थे। मेंबर एसके धर अकेले थे, उसमें मतलब वो हम पढ़ चुके हैं, और इसमें भी हम पढ़ चुके हैं। अपॉइंटेड बाई इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो
जेवीपी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करी थी, ठीक है। पर्पस वही, री एग्जामिनेशन स्टेटहुड है कि नहीं है, लैंग्विस्टिक मैनर पे वही, स्टे स्टैंड ऑन मतलब कैसे उन्होंने स्टैंड किया था। धर कमीशन ने अपोज किया था, जेवीपी ने भी अपोज किया था इनिशियली, लेकिन एक्सेप्ट किया था किसने, फजल अली ने, ठीक है। बेसिक सजेशन क्या थी, वही कि किस तरीके से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी और वो वाला, इसमें भी नेशनल यूनिटी फर्स्ट, और फजल अली का तो सारे ही थे, ठीक है, उसमें लिंग्विस्टिक भी आ गया था, ठीक है। मेजर रिकमेंडेशन इन्होंने लिंग्विस्टिक को बिल्कुल मना कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, और इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया था, ठीक है। आउटकम, इसको भी अपोज मिला, इसको भी अपोज मिला, और इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, ठीक है। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, फर्स्ट एंड ऑफिशियल एग्जामिनेशन था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, ट्रांजिशनल था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट था फजल अली। उसके बाद एक हमने छोटी सी यहाँ पे शाह भी पढ़ी। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई है, आपका जो आर्टिकल पार्ट 1 है वो हमने यहाँ पे क्लियरली क्या कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर इसको इस पीडीएफ के साथ अगर आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो होप कि आपको अधिकतर बातें समझ में आई होंगी। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थैंक यू सो मच।